सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में यूनेस्को इंडिया हैकाथॉन की शुरुआत की है। गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी से ही हैकाथॉन की शुरुआत हुई है। इस कार्यक्रम में 25 देशों के 347 छात्र और प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। 22 से 25 नवंबर तक ये यूनेस्को इंडिया हैकाथॉन का आयोजन हुआ है। आज इसकी शुरुआत हुई है। ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। कार्यक्रम में 25 देशों के 347 छात्र हैं जो कि शामिल हो रहे हैं। इनके अलावा कई प्रतिनिधि हैं जो इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। 25 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। काफी संख्या में अलग अलग देशों के छात्र यहां पहुंचे हुए हैं और भविष्य की चुनौतियों को लेकर यहां चर्चा की जाएगी। तो ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूनेस्को इंडिया हैकाथॉन की आज शुरुआत की है, जिसमें अलग अलग देशों के छात्र पहुंचे हुए हैं। 25 देशों के 347 छात्र हैं, जहां इन छात्रों के विजन और साथ ही इनकी सोच के सहारे किस तरह से भविष्य की चुनौतियों को पार किया जा सकता है, इस पर चर्चा इन बीच इस कार्यक्रम के दौरान की जाएगी। वहीं इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का लोगो भी लॉन्च किया। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने इसे लॉन्च किया। सीएम ने इस दौरान एक वेब पोर्टल को भी लॉन्च किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में यूपी का अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि 5 साल में निवेश के लिए उन्होंने कई कदम उठाए हैं। निवेश के लिए यूपी प्रोत्साहित कर रहा है और साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी पीएम मोदी के सपने को साकार करेगा। इसके लिए उन्होंने यूपी में मौजूदा रिसोर्स की बात भी की है। उन्होंने कहा कि देश का सबसे विस्तृत नेटवर्क यूपी में मौजूद विश्व स्तरीय स्ट्रक्चर को यूपी में विकसित कर रहे हैं। 6 एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो चुका है। 5 एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। प्रदेश में 7 एयरपोर्ट का संचालन हो रहा है। वहीं बंदरगाहों को सुचारू चलाने के लिए काम किया जा रहा है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला प्रदेश बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुरूप भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। इसके लिए राज्य सरकार ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के आगामी 5 वर्ष के अपने कार्यक्रम को आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। अन्य देशों के महामहिम राजदूतों एवं उच्चायुक्तों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वे भी उत्तर प्रदेश आएं और हमारे साथ प्रदेश के विकास में भागीदार करते हुए इस ग्लोबल समिट को सफल बनाने में अपना योगदान दें। आगामी 10 से 12 फरवरी 2023 तक 23 को उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रही है, ताकि उत्तर प्रदेश में उपलब्ध असीम व्यावसायिक अवसरों को प्रदर्शित करते हुए वैश्विक व्यापारिक समुदाय को प्रदेश के आर्थिक विकास में सहयोग करने के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान किया जा सके। 10 से 12 फरवरी 2023 तक लखनऊ में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स के लिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में कर्टन रेजर जारी किया। अगर बात करें तो इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने उत्तर प्रदेश के कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों का भी जिक्र किया। खासतौर से उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूल मंत्र को यहाँ पे दोहराया, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, यानी कि पहले रिफॉर्म करिए, फिर उसके बाद परफॉर्म करिए और फिर ट्रांसफॉर्म करिए। ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने उद्बोधन में कहा है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 40 देशों से उन्होंने संपर्क किया है निवेश के लिए, जिसमें से 25 देश उनके साथ आने के लिए तैयार है। जाहिर तौर से बात है कि उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर के लगातार माहौल बनाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद तमाम तरह देश के जनप्रतिनिधियों के साथ संपर्क में है। आज
आज अगर बात करें कर्टन रेजर के मौके पे तो 43 देशों के राजदूतों को आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा 13 देशों के औद्योगिक विकास मंत्रियों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर हो रही है, निवेश के लिए माहौल तैयार हो रहा है, उसका जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, एयरपोर्ट्स का निर्माण हो रहा है और इसके अलावा बेहतर कानून व्यवस्था के जरिए निवेश की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। अब देखना यह है कि कर्टन रेजर के बाद जब 10 से 12 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर ग्लोबल समिट आयोजित होता है तो किस तरीके से निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। कैमरा सुनील कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको लखनऊ से दे दें, जहां एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा हुआ है। एयर एशिया के यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा कर दिया। दरअसल उड़ान में लगातार देरी से यात्री भड़क गए। एयर एशिया के स्टाफ को यात्रियों ने घेर लिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा आप देख पा रहे हैं। एयर एशिया के यात्री हैं जिन्होंने एयरपोर्ट पर हंगामा कर दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर। उड़ान में देरी हो रही थी और इसी से ये यात्री भड़क गए। आप देख सकते हैं एयर एशिया के स्टाफ को यात्रियों ने घेरा हुआ है, उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। लोगों को ये देरी बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने हंगामा कर दिया। किसी को इमरजेंसी में जाना था, किसी को जल्दी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना था। ऐसे में ज्यादा देरी लोगों के सब्र के बांध को तोड़ देती है और उसके बाद किस तरह हंगामा हुआ उसकी तस्वीरें आप खास एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। बस्ती से खबर मिल रही है जहां सरेरात छात्रों की बेरहमी से पिटाई हुई है। 3 छात्रों को ठेले वालों ने जमकर पीटा है। बाइक के ठेले से टकराने पर मारपीट की आशंका है, जहां शास्त्री चौक से कंपनी बाग तक ठेले वालों ने अतिक्रमण कर रखा था और इन्हीं से एक बाइक टकरा गई बताया जा रहा है। उसके बाद इन ठेले वालों ने 3 बाइक सवारों को, ये जो छात्र हैं, इन्हें बुरी तरह से पीटा है। बस्ती की ये तस्वीर है, सरेरात छात्रों की बेरहमी से पिटाई की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। 3 छात्र हैं, ठेले वालों ने इन्हें पीटा। बताया जा रहा है कि इन ठेले वालों के द्वारा सड़क पर अतिक्रमण कर रखा था। शास्त्री चौक से कंपनी बाग तक, जहां लगातार ठेलों की कतार लगी हुई है, इन ठेलों से बाइक टकरा गई थी और उसी के चलते सभी ठेले वालों ने मिलकर बाइक सवार 3 छात्रों को पीटा। उधर बरेली से भी एक खबर, जहां युवक को बाइक सवार दबंगों ने पीटा है। लाठी डंडों से युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने मामले की एसएसपी से शिकायत की है। थाना अलीगंज के गैनी गांव की एक घटना है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें बरेली से, जहां लाठी डंडों से युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है। थाना अलीगंज के गैनी गांव की एक घटना। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां बाइक सवारों को पीटा है। डंडों से युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। दिन दहाड़े सड़क पर गिरा कर इन्हें पीटा गया है। काफी चोटें आई हैं। अब एसएसपी से इस मामले की शिकायत पीड़ित की ओर से की गई है। थाना अलीगंज के गैनी गांव की एक घटना, युवक को बाइक सवार दबंगों ने पीटा है। मर जाऊंगा। अरे तैयार वहीं मथुरा से भी मारपीट की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। सीसीटीवी में अब दबंगों की करतूत कैद हुई है। 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सामने आया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये मथुरा की तस्वीर आप देखिए, जहां मामूली सी बात पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सीसीटीवी में दबंगों की करतूत पूरी तरह से कैद हो चुकी है। 2 पक्षों में मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव, जहां मामूली बात पर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया और इस मारपीट की तस्वीरें अब सीसीटीवी में कैद हुई हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर मारपीट बीच सड़क पर हुई। और अब प्रयागराज से एक हादसे की खबर मिल रही है, जहां शिवराजपुर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां ट्रक की टक्कर से एक ही परिवार के 2 युवकों की मौत हो गई। शंकरगढ़ थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। प्रयागराज की तस्वीरें, ट्रक की टक्कर में एक ही परिवार के 2 युवकों की मौत हुई है। शंकरगढ़ थाना पुलिस ने अब शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शंकरगढ़ थाना इलाके की ये तस्वीरें हैं। शिवराजपुर इलाके में ये दर्दनाक हादसा हो गया। एक ही परिवार के
2 युवकों की जान गई है। बताया गया कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पहुंची पुलिस ने अब शवों को कब्जे में ले लिया है। परिवार के लोगों को सूचित कर दिया गया है। ये दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रक की टक्कर से एक ही परिवार के 2 लोगों की जान चली गई। शिवराजपुर इलाके की ये तस्वीरें हैं। इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की जान गई है। शंकरगढ़ थाना पुलिस ने अब शव को कब्जे में ले लिया है। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने अब शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। बढ़ेंगे आगे। ग्रेटर नोएडा से भी एक खबर आपको दे दें। अनियंत्रित होकर यहां एक स्कूल वैन पलट गई। हादसे में तकरीबन 6 बच्चे घायल हुए हैं। लोगों ने बच्चों को वैन से निकाला। हादसे की सूचना परिजनों को दी तो कोहराम मच गया। ये तस्वीरें आप देखिए, वैन पलट गई जिसमें स्कूली बच्चे सवार थे। ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीरें हैं। बताया गया कि वाहन की जो रफ्तार है वो बहुत तेज थी। अनियंत्रित होकर ये स्कूल वैन पलट गई और हादसे में 6 बच्चे घायल हुए हैं। आसपास के लोगों ने तुरंत मदद की, बच्चों को बाहर निकाला, अस्पताल पहुंचाया। कई बच्चे चोटिल हुए हैं इसमें और जैसे ही परिजनों को सूचना दी, परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल बच्चों का इलाज चल रहा है। और अब एक खबर आगरा से, जहां जूनियर हाई स्कूल की बिल्डिंग गिर गई। रसूलपुर में यह बड़ा हादसा होने से टला है। दरअसल स्कूल परिसर के ग्राउंड में उस समय बच्चे खेल रहे थे। स्कूल के बच्चों को दूसरे स्कूल में अब शिफ्ट किया गया है। अगर बच्चे स्कूल बिल्डिंग में होते तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा यह हादसा होता। गनीमत ये रही कि उस समय बच्चे स्कूल के अंदर नहीं थे, ग्राउंड में खेल रहे थे। तहसील एतमादपुर के रसूलपुर ग्राम पंचायत रसूलपुर का जूनियर स्कूल। और अब लखनऊ का रुख करते हैं। खबर मिल रही है बड़ी यहां से। कैसरबाग बस अड्डे पर चोरों का आतंक दिखा है। करीब 15 लाख के गहनों से भरा हुआ बैग उड़ा लिया। मुंबई से बहराइच शादी में ये दंपत्ति जा रहा था। मदद के बहाने गहनों से भरा हुआ बैग उड़ा ले गए चोर। सीसीटीवी में अब ये चोरी की वारदात पूरी कैद हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुंबई से बहराइच एक दंपत्ति शादी के लिए आया था और देखिए किस तरह से ये व्यक्ति वहां पहुंचता है और गहनों से भरा हुआ बैग उठाकर रफू चक्कर हो जाता है। हालांकि अब ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। पुलिस को इसकी सूचना दी गई है। पुलिस अब इस चोर का पता लगाने में जुटी हुई है। कैसरबाग बस स्टॉप की ये तस्वीरें हैं। बड़ी खबर लखनऊ से। मैनपुरी में भी सपा में सेंधमारी में भाजपा जुटी है। जल्द ही सपा से जुड़े लोग थाम सकते हैं भाजपा का दामन। ये बड़ी खबर। कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जाएंगे जसवंत नगर। पार्टी पदाधिकारियों, बूथ कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक वे करेंगे और इस बीच खबर है कि भाजपा यहां सेंधमारी कर सकती है। भूपेंद्र जी, डिंपल यादव वहां पर उम्मीदवार हैं, परिवार के साथ सिंपैथी है। बीजेपी ने सारे मंत्रियों को उतार दिया है। क्या आप लोग के दावे के पीछे क्या क्या चीजें हैं जिसको लेकर आप दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे? पार्टी के जितने भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़े, हम पूरी चुनाव पूरी गंभीरता से, पूरी तैयारी से सब चुनावों में जनता के बीच में जाते हैं। पूरी पार्टी लगी है तो उसमें मंत्री भी पार्टी का ही हिस्सा है। हम कार्यकर्ता के नाते जनता के बीच में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी लगातार जनता के बीच में रहते हैं। हम लोग पूरी पार्टी हमारी, चाहे माननीय विधायक हों, सांसद हों, मंत्री हों, माननीय मुख्यमंत्री हों, देश के प्रधानमंत्री जी हों, कोई भी हो, तो हमारी उपस्थिति जनता के बीच में हमेशा रहती है। और उसी आधार पर हम लोग जो हमारी सरकारों ने काम किए हैं उन कामों को लेकर जनता के बीच में हम जाते हैं। रिपोर्ट कार्ड को जनता के बीच में लेकर जाते हैं और जो काम हम लोग सामाजिक या जो हमारे सेवा के काम हैं या जो पॉलिटिकल काम है हमारे या जो रचनात्मक काम है, सभी कामों के आधार पर हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। और मैं निश्चित रूप से ये कहता हूँ कि हमारी पूरी तैयारी है और पूरी तैयारी के आधार पर पार्टी का एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए इन चुनावों में अपनी भूमिका निभाएगा। और पूरी तैयारी के साथ साथ मैं ये कह सकता हूँ कि जो नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास है, अब जिस प्रकार से विपरीत परिस्थिति आप लोग बोल रहे थे, हम रामपुर को उपचुनाव जीते हैं, हम आजमगढ़ का भी चुनाव जीते हैं, तो उन दोनों सीटों से हमारा
काम जो है, अब आजमगढ़ में तो हमारी कोई विधानसभा में हमारा विधायक था नहीं, तब भी हम जीते। अब यहाँ तो हमारे 3 में से 2 विधायक भाजपा पिछली बार जीती है, 4 लाख से ज़्यादा पिछली बार वोट भाजपा को मिले हैं। और जबकि आज की तारीख में हमारा पूरा तैयारी है, सब लोग पार्टी के, माननीय मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे, दोनों डिप्टी सीएम भी जाएंगे, माननीय केशव जी और ब्रजेश पाठक जी, और पूरी पार्टी वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कैंपेन करेगी, प्रचार करेगी। और मैनपुरी की जनता से, खतौली की जनता से, रामपुर की जनता से भारतीय जनता पार्टी के जो डबल इंजन की सरकार है, हमारा विकास हमारा एजेंडा है, उसके आधार पर मतदान करने की अपील करेंगे। कैमरा जितेन के साथ अनवर शुक्ला, एबी गंगा, लखनऊ। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा है कि मैनपुरी का उपचुनाव भाजपा जीतने जा रही है। जो अखिलेश यादव आजमगढ़, रामपुर में चुनाव प्रचार करने नहीं गए थे, वे इन दिनों मैनपुरी में ही डटे हुए हैं। इससे पता चलता है कि बीजेपी के संगठन की ताकत नहीं होती, जनता का समर्थन नहीं होता, तो अखिलेश यादव पूरे सैफई परिवार को मैनपुरी में घूम घूम कर वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। केशव प्रसाद मौर्य सर, ये आज नेताजी की पहली जयंती भी है और पूरा परिवार एक साथ है। मैसेज बार बार समाजवादी पार्टी ये दे रही कि ये नेताजी का चुनाव है। देखिए, नेताजी को तो हम भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, पूरा प्रदेश अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और अर्पित करना चाहिए। अगर वो परिवार के सदस्य हैं तो उनके परिवार के बड़े हैं तो उनको अर्पित करना चाहिए, वो अर्पित कर रहे हैं। लेकिन श्रद्धांजलि अर्पित करना, नेताजी का सम्मान करना, नेताजी के प्रति सम्मान का भाव रखना, वो एक अलग विषय है। और जो उपचुनाव हो रहा है उसमें वोट डालना, वो एक अलग विषय है। क्योंकि मैनपुरी का जो उपचुनाव है वह उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। और जो आज मैं स्थिति देख रहा हूँ, उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी सपा से काफ़ी आगे निकल चुकी है। और नेताजी के प्रति मैनपुरी ही नहीं, पूरे प्रदेशवासियों के मन में सम्मान का भाव है। लेकिन उसके बदले समाजवादी पार्टी को वोट दे देंगे लोग, ये गलतफहमी। ऐसा नहीं होगा। डिम्पल यादव उम्मीदवार हैं, उनकी बहू हैं और कहीं न कहीं सिंपैथी भी तो रहेगी। नहीं, बहू स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की भी वो हैं। अखिलेश यादव जी मुझसे भी उम्र में छोटे हैं, हम भी बहू उनको कह सकते हैं। लेकिन बहू होने का यह मतलब नहीं है कि जो वोट है वह उनको दे दिया जाए। वोट तो सपा को देना पड़ेगा, साइकिल पे देना पड़ेगा। साइकिल तो लोगों को रौंदने का काम करती है, नुकसान पहुंचाने का काम करती है। नहीं, रामपुर और आजमगढ़ में जो चमत्कार बीजेपी ने किया, बीजेपी मान रही कि मैनपुरी में भी वही चमत्कार होगा। मुझे तो पूरा विश्वास है। देखिए, ये तो आप स्वयं भी समझ रहे होंगे कि जो श्री अखिलेश यादव जी आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा के उपचुनाव में प्रचार करने तक नहीं गए थे, आज मुझे नहीं मालूम कितने दिन हो गए, वो इस समय मैनपुरी में ही डटे हुए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के अगर संगठन की ताकत नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का समर्थन नहीं होता, तो पूरे श्री अखिलेश यादव जी सहित पूरे सैफई परिवार को मैनपुरी में घर घर घूम करके वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद भी उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा है। कैमरा जितेन के साथ अनवर शुक्ला, एबी गंगा, लखनऊ। बढ़ेंगे आगे, गाजियाबाद से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां किडनैप हुई 11 साल की बच्ची का शव मिला है। बुलंदशहर से बरामद हुआ है बच्ची का शव। 20 नवंबर को नंदग्राम थाना क्षेत्र से बच्ची किडनैप हुई थी। किडनैपर्स ने परिजनों से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और अब बुलंदशहर से बच्ची का शव बरामद हुआ है। ये बड़ी खबर मिल रही है, दुखद है। किडनैप हुई 11 साल की बच्ची का शव अब बरामद हुआ है। शक्ति हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। शक्ति, क्या अपडेट है और इस मामले में? शक्ति, आवाज आप तक पहुंच रही है? पुलिस क्या कह रही है? यहां फिरौती मांगी गई थी, क्या फिरौती की मांग पूरी नहीं हुई थी कि बच्ची की हत्या कर दी गई? चलिए उनका फिर से रुख करेंगे। इस वक्त गाजियाबाद से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। किडनैप हुई 11 साल की बच्ची का शव बरामद किया गया है। बुलंदशहर से बच्ची का शव मिला है। 20 नवंबर को नंदग्राम थाना क्षेत्र से बच्ची किडनैप हुई थी। किडनैपर्स ने परिजनों से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और अब बच्ची का शव बरामद हुआ है। पुलिस मामले की पूरी तरह छानबीन में जुट गई है। किडनैपर्स ने 11 साल की बच्ची के एवज में फिरौती मांगी थी और अब बच्ची का शव बुलंदशहर से बरामद हुआ है। गाजियाबाद का ये मामला है।
बुलंदशहर से अब बच्ची का शव जो बरामद हुआ है उसके पीछे तहकीकात में जुट गई है। क्या किडनैपर्स यहीं बच्ची को लेकर आए थे? किन परिस्थितियों में बच्ची को रखा गया? किडनैपर्स की मांग पूरी नहीं हुई और उसके बाद बच्ची की हत्या कर दी गई। अब तमाम इन सवालों के जवाब खोजने में पुलिस जुटी हुई है। 20 नवंबर को नंदग्राम थाना क्षेत्र से किडनैप हुई थी ये बच्ची। और देखना होगा कि अब कब तक किडनैपर्स को पुलिस पकड़ती है। शक्ति ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता देंगे। शक्ति, बताएं कि इस मामले में पुलिस क्या कह रही है अब? शक्ति, मेरी आवाज मिल पा रही है तो बताएं कि पुलिस का क्या कहना है। देखिए, बिल्कुल, अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस का यही कहना है कि जो किडनैपर थे, जो हत्यारोपी थे, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बच्ची का किडनैप हो जाता है और बच्ची को बुलंदशहर में ले जाकर उसकी हत्या कर दी जाती है और फिरौती मांगी जाती है 20 लाख की। यानी कि इससे बड़ा क्राइम कोई नहीं हो सकता कि एक बच्ची को किडनैप किया जाता है। किडनैप करने के बाद किडनैपर उससे फिरौती मांगते हैं, 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है। और उसके बाद जब परिजन पुलिस के पास जाते हैं, शिकायत करते हैं, तो जो किडनैपर होते हैं उसकी हत्या कर देते हैं। बुलंदशहर के हापुड़ देहात में बच्ची का शव बरामद हुआ है। और यहाँ अगर पुलिस अधिकारियों की बात करें तो गाजियाबाद के जो पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ से गाजियाबाद से निकल गए हैं। लेकिन बड़ी बात है, बड़ी घटना है और दुखद घटना है जो गाजियाबाद में इस समय घटित हुई है। जी बिल्कुल शक्ति, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।